हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एयरफोर्स पायलट है और उसको किसी मिसाइल के अगेंस्ट ऑफेंसिव या डिफेंसिव एक्शन लेना है तो उसको मिसाइल की स्पीड से भी फास्ट सोचना होगा। आमतौर पर मिसाइल की स्पीड 6 से लेकर 9-10 किलोमीटर पर सेकंड तक की हो सकती है और अगर आपकी सोचने की क्षमता अगर इससे कम हुई तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो यहां पे पायलट को 6-9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी फास्ट सोचना होगा। 2017 में दर्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो कि एक यूएस की एजेंसी ने एक ऐसा ही एक हेलमेट बनाया जिसका नाम है कॉग्निटिव हेलमेट। जिस हेलमेट को पहन के एयरफोर्स पायलट जस्ट सोचने भर से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ऐसी ही एक रीसेंट डेवलपमेंट दोबारा से हुई है जिसकी डेवलपमेंट की है इलॉन मस्क की कंपनी ने। इलॉन मस्क के ग्रुप ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जो कि एक ह्यूमन ब्रेन इंटरफेस है और रिसेंटली फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूएसए ने इसको एक डिवाइस का टैग भी दिया है, यानी गवर्नमेंट ने इसको एक रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड कर दी है। मस्क न्यूरालिंक गेट एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस टैग, यानी एफडीए के थ्रू एक डिवाइस टैग भी मिल चुका है इलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक न्यूरालिंक जो कि एक ह्यूमन ब्रेन इंटरफेस है। इस न्यूज को हम आगे देखते हैं। मस्क न्यूरालिंक गेट एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस टैग फॉर ब्लाइंड साइट इम्प्लांट, यानी इन्होंने एक ऐसा ह्यूमन ब्रेन इंटरफेस मशीन बनाई है, एक ऐसी चिप बनाई है जिसको ह्यूमन के ब्रेन में इंप्लांट किया जा सकता है और जिसकी वजह से जो लोग बचपन से ही ब्लाइंड हैं और देख नहीं सकते या फिर जो उनकी न्यूरल या फिर बोल सकते हैं कि नर्व्स जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाते और चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो भी इस चिप के थ्रू इजीली देख पाएंगे। और कुछ हद तक इलॉन मस्क का कहना है कि ये जो लोग हैं, आम जो लोग हैं जिनकी प्रॉपर आंखें हैं, जो प्रॉपर देख सकते हैं, उनसे भी अच्छा देख पाएंगे फ्यूचर में। आगे इस न्यूज को देखते हैं। इलॉन मस्क ब्रेन चिप स्टार्टअप जिसका नाम है न्यूरालिंक, उन्होंने ट्यूसडे को बोला कि इट्स एक्सपेरिमेंटल इम्प्लांट एम्ड एट रिस्टोरिंग विजन received the US FDA recognition breakthrough device designation, यानी FDA के थ्रू उसको एक पर्टिकुलर टैग भी मिल चुका है। This highlight the need to understand about the US FDA about breakthrough device designation etc. डेफिनेटली एक FDA जैसी एजेंसी अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक टैग देती है, डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक ऐसी मशीन, एक ऐसे इंटरफेस और या फिर एक ऐसी चिप को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इलॉन मस्क के बारे में आप जानते हैं कि इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर मैंने कोई चीज सोच ली तो उसको मैं जब तक डेवलप नहीं होता, जब तक चैन से नहीं बैठता। तो इलॉन मस्क की कंपनी ने अब ये करके दिखाया है। अगर उनके ट्विटर हैंडल और इन सब को अगर हम देखें तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया, द ब्लाइंड साइट डिवाइस एक्स किया था फ्रॉम न्यूरालिंक विल इनेबल इवन दोज हु हैव लॉस्ट बोथ द आईज, या तो बचपन से ही उनके पास आईज नहीं है, ठीक से देख नहीं सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में भी अगर उनकी आईज में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं, उन दोनों के लिए ये न्यूरालिंक काम करेगी और हम उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से ये लोग देख पाएंगे बाकी लोगों से। प्रोवाइडेड द विजुअल कॉर्टेक्स इन कॉन्टेक्ट इट विल इनेबल दोज हु हैव बीन ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, जो बचपन से भी अंधे हैं, बचपन से भी ब्लाइंड हैं, वो भी लोग इसको देख पाएंगे, इसके थ्रू देख पाएंगे। टू सेट एक्सपेक्टेशन करेक्टली द विजन विल बी एट फर्स्ट बी लो रेजोल्यूशन, रिसेंटली जो इन्होंने डेवलप किया है वो अभी लो रेजोल्यूशन पे काम करेगा, उतना अच्छा व्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन इनका कहना है फ्यूचर में बट इवेंचुअली इट हैज द पोटेंशियल टू बी बेटर देन द नेचुरल विजन, यानी जो आम लोग देख पाते हैं उससे भी बेटर विजन हो सकता है। इनेबल यू टू सी इन द इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और इवन
रडार वेवलेंथ लाइक जार्डी-ला फॉर्ज। ओके, इस तरह के इन्होंने बहुत सारे डिवाइस बनाए हैं जो अलग अलग वेवलेंथ में, क्योंकि हमारी जो आईज है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ में ही देख सकती है, यानी हम एक्सरे की तरह एक्सरे नहीं कर सकते, इंफ्रारेड में हम प्रॉपर नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा अगर सनलाइट है तो हम नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट हमारी को बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन अगर ये न्यूरालिंक अगर ये प्रॉपरली और ठीक से अगर डेवलप हो जाता है तो इन फ्यूचर ये इन सभी वेवलेंथ्स के अंदर में प्रॉपरली देख पाएंगे। इसके अंदर में हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर में एक इस तरह की चिप लगाई जाएगी और इस चिप को हमारे ब्रेन के कनेक्ट करने के बाद ये चिप हमारे उन ऑर्गन्स से लिंक हो जाएगी जो जनरली कुछ काम करने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कुछ चीज को होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले, या कुछ भी चीज उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रेन हमारे हैंड को एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि इस चीज को होल्ड करो और इतने प्रेशर को अंदर की तरफ लगाओ, तब आप किसी चीज को होल्ड कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर यही चीज आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिवाइस को, यानी अगर पर्सन का किसी सपोज कीजिए हाथ नहीं है तो उस केस में जो आर्टिफिशियल लिम्ब या आर्टिफिशियल हाथ लगा जाता है उसको हम डायरेक्टली न्यूरॉन की ये जो चिप बनाई गई है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स पे काम करता है। न्यूरॉन इस ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन लिंक या फिर न्यूरोसाइनेप्टिक चिप। न्यूरोसाइनेप्टिक के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिस केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। यानी दो न्यूरॉन के बीच में एक साइनेप्सिस होता है, उस साइनेप्सिस के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं किसी ऑर्गन तक। वही काम हमारा अब ये न्यूरालिंक की चिप करेगी। वो केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं उन केमिकल को इमीडिएटली ब्रेन से ना लिंक करके डायरेक्टली उस चिप से लिंक कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारा ब्रेन सोच रहा है उसको डायरेक्टली उस चिप के थ्रू हम डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही हम सोचेंगे वो डिवाइस वो ऐसे वैसे काम करता चला जाएगा। FDA यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसने इस पर्टिकुलर चीज को अभी अप्रूवल भी दे दिया है। The United States Food and Drug Administration (FDA) is a federal agency under the Department of Health and Human Services, जो कि यूएस का डिपार्टमेंट है। FDA is a government agency, no doubt, established in 1906 with the passage of फेडरल फूड एंड ड्रग एक्ट, यानी फेडरल फूड एंड ड्रग एक्ट के अंदर में ये बॉडी बनाई गई थी 1906 में। तब से लेकर आज तक इसका मेन काम है यूएसए के अंदर भी जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। द एफडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू दी कंट्रोल करना एंड द सुपरविजन ऑफ द फूड सेफ्टी। जितनी तरह के जो हमारे पैक्ड फूड या जो भी फूड अवेलेबल हैं यूएस के अंदर में उन सब के बारे में देखना, किस तरह की क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, किस तरीके से पैकिंग की जा रही है, कब वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द फूड आर कंट्रोल्ड बाय द एफडीए। टोबैको प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में मिलने चाहिए, कहां कहां पे मिलने चाहिए और किस किस को ये बेचने चाहिए या खाने चाहिए या कंज्यूम करने चाहिए। डाइटरी जो सप्लीमेंट्स होते हैं किस किस तरह की प्रेस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर्स या कि वहां की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं। ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स किस किस तरह के ड्रग मार्केट में होने चाहिए, कितने प्राइस होना चाहिए, उसके अंदर में कौन सा सॉल्यूशन किस क्वांटिटी में होना चाहिए, क्या ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सब के बारे में पता करता है एफडीए और कंट्रोल भी करता है। मेडिकेशन वैक्सीन्स किस तरीके से बनेंगी, बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए ब्लड का अरेंजमेंट और ब्लड कितने तरह के होते हैं उन पे अलग अलग तरह के रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर में ये पूरा का पूरा सर्विलेंस रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं या इंटरनेट जो यूज करते हैं 4G 5G इस तरह की जो हमारे जनरेशंस आती रहती हैं उसमें हम फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे हम जी ये बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे सराउंडिंग में घूमती रहेंगी और हमारी बॉडी पे उतना ही इंपैक्ट होता है। तो इन कंपनीज को जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
ये सर्विस प्रोवाइडर्स कितने वेवलेंथ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज कर सकती है, वो सब भी कंट्रोल करता है एफडीए। प्लस में कॉस्मेटिक, एनिमल फूड्स में क्या क्या देना चाहिए, फीडलैंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स, यानी जो एनिमल्स को जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं उसमें क्या क्या यूज होना चाहिए, कितनी परसेंटेज में यूज होना चाहिए, ये सभी का पता लगाना और इन सब के बारे में कंट्रोल करना, सब चीज को सुपरवाइज करना ही मेन काम है एफडीए का। एफडीए ऑल्सो गिव अप्रूवल टू रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स बिफोर दे कैन बी सोल्ड इन द यूएस, यानी किसी भी प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले एफडीए का अप्रूवल लेना पड़ता है। FDA award the breakthrough device designation to medical innovation that provide diagnostic or treatment for life-threatening or irreversibly debilitating conditions। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि किस तरह के डिवाइसेस उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में यूज होने चाहिए, वो डिवाइस का कॉस्ट क्या होगा, वो डिवाइस किस तरीके से काम करेगा, वो डिवाइस की जरूरत भी है या नहीं है, नए इनोवेशंस उस पर्टिकुलर डिवाइस में। उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई सर्जरी करते हैं तो उसमें जो हमें सर्जिकल डिवाइस चाहिए होते हैं वो किस किस तरह के होने चाहिए, कौन सा मेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो मेटल हमने इस तरह का यूज कर लिया कि हम ब्लड के कांटेक्ट में आके उसके अंदर में रस्टिंग हो गया और जो नेक्स्ट पेशेंट हमने यूज उसमें वो जो सेम डिवाइस यूज किया और उस पेशेंट को वो डिजीज पहुंच गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गोल इज टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस ऑफ दीज डिवाइसेस ऑफरिंग होप फॉर पेशेंट फेसिंग लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह के डिवाइसेस हो कि जिसमें पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स आना पड़े, एक ही बार में इस तरह से डिवाइस बनाया जाए जो कि पेशेंट को कम से कम विजिट में उसका ऑपरेशन किया जा सके और उसके ऊपर वो अप्लाई किया जा सके। रिसेंटली एफडीए का अप्रूवल इस चीज को मिल चुका है जो कि इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिव्यू एंड अप्रूविंग न्यू ड्रग्स, जितने भी न्यू ड्रग्स आते हैं उसको अप्रूव करना एफडीए का काम है। बायोलॉजिक्स, बायोलॉजिक्स का मतलब है, आपने सुना होगा जेनरिक मेडिसिन, या फिर ऐसे सुना होगा आपने कि जो मेडिसिन होती हैं जो सॉल्ट सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आपकी अवेलेबल है लेकिन उनका जो बेसिक सॉल्ट है वो सेम है। कई बार ये सॉल्ट को यूज करके अलग अलग तरह की मेडिसिन बना दी जाती है। इसके अंदर में पायरेसी और कॉपीराइट का बहुत बड़ा इश्यू होता है, जिसकी वजह से जो छोटी कंपनीज हैं वो कई बार रिसर्च नहीं करती और पुराने किसी सॉल्यूशंस को लेके वो मेडिसिन बनाती चली जाती है जिसका एज सच अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गलत तरीके से जो पेटेंट राइट को यूज किए जाते हैं स्पेशली फार्मेसी के अंदर में, उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं हम उसी को बोलते हैं बायोलॉजिक्स। मेडिकल डिवाइसेस किस तरीके से होंगे, उनको फाइनल मार्केट में लाने से पहले एफडीए का अप्रूवल चाहिए होता है। मॉनिटरिंग करता है सेफ्टी ऑफ द ड्रग, वो ड्रग किस क्वांटिटी में चाहिए या उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा या वो इंपैक्ट जो है वो क्योरेबल है या नहीं है, इस सब को देखता है एफडीए। बायोलॉजिक्स को अगेन वही बताया मैंने आपको, मेडिकल डिवाइसेस आफ्टर दे आर ऑन द मार्केट। रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, क्या लेबल लगेगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा, कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होगा, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा या नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि हमारी डिमांड ज्यादा है और डेफिनेटली उसके अंदर सपोज कीजिए अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो सप्लाई कम होने की वजह से हो सकता है कि हम इस चीज को इजीली अचीव ना कर पाए। तो इस तरह की सारी चीजें को कंट्रोल करता है एफडीए। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मेंटेन करना बैलेंस भी एक काम है एफडीए का। मार्केटिंग ऑफ द फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो सप्लीमेंट्स जनरली चाहिए होते हैं, सपोज कीजिए जैसे इंडिया के अगर हम अंदर ले तो फूड डेफिशिएंसी नहीं है, यानी फूड की कमी नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर में हिडन हंगर बहुत ज्यादा है। हिडन हंगर का मतलब इतना है कि हमारी थाली में, हमारी प्लेट में बहुत ज्यादा खाना है। अगर हम डेटा की बात करें और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा की बात करें तो जितनी रिक्वायरमेंट पूरी इंडिया में फूड की होती है हम उससे 11.5% ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हर साल। बट क्या हमारे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या उनसे बड़े भी बच्चे हैं, क्या उनके अंदर में प्रॉपर मिनरल मिल रहे हैं? नहीं। फूड की क्वांटिटी ज्यादा है बट उसके अंदर में मिनरल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हिडन हंगर हो जाता है। ऐसे ही हिडन हंगर ना हो जाए इसलिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और सप्लीमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, कितने बच्चे के लिए, कौन से साल के बच्चे के लिए किस तरह के सप्लीमेंट दिया जाए, ये भी सब एफडीए देखता है।
ensuring the safety and the efficacy of the cosmetics। ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं। हमारी यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया लिपस्टिक से रिलेटेड कि लिपस्टिक के अंदर में कौन सा नैनो पार्टिकल यूज किया जाता है। उसके अंदर आयरन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड नाम के पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। लिपस्टिक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई बार इस तरह के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं जिस जो एक कार्सिनोजेनिक होने की वजह से फीमेल के अंदर में कैंसर भी कर देते हैं। तो इस तरह का हमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो इस तरह की हेल्थ इंपैक्ट ना करे। रेगुलेटिंग द यूज ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स, ये आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को टोबैको और अल्कोहल से बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर बैन कर दिया जाए कंप्लीटली तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उसके लिए इकोनॉमिकल काफी लॉस हो सकता है। तो हमें टोबैको और अल्कोहल मार्केट में रखने भी पड़ते हैं, लेकिन वो किस क्वांटिटी में हो या फिर कितने लेवल तक उसको देना चाहिए, ये सारी चीजें प्रेस्क्रिप्शन और सुपरविजन करता है एफडीए। एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ब्लड के अंदर में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्युलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, उसके अंदर में वाटर होता है, उसके अंदर में प्लेटलेट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है। इतनी सारी चीजों को सेपरेट कर दिया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिया जाता है। तो कब कितने रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने वाटर को, कितने ब्लड को हमें सेंट्रीफ्यूज करना है जिससे हम उसको डिवाइड कर सके, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है एफडीए, फूड एंड डेवलपमेंट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA breakthrough device designation is granted to novel medicine device that have the potential to provide more effective treatment or diagnosis। यानी इसका एक और काम है कि जितने भी हमारे पोटेंशियल हैं, यानी हमारी कैपेसिटी है, जितनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक कोई भी एसोसिएशन, कोई भी जो ग्रुप है वो मैक्सिमम अपनी लेवल तक काम करे, उसको भी कंट्रोल करता है एफडीए। दिस इंक्लूड डिवाइस सब्जेक्ट टू प्री मार्केट अप्रूवल एप्लीकेशन, यानी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने के लिए प्री मार्केट हमें अप्रूवल चाहिए होता है, वो भी एफडीए काम करता है। और रिक्वेस्ट फॉर डी नोवो डेजिग्नेशन, वहां का यूएस के अंदर में एक तरीके से प्री मार्केट यानी मार्केट में लाने से पहले जो सर्वे करना होता है वो सर्वे भी एफडीए करके देता है। The FDA grant the breakthrough designation to select medical devices that offer treatment or diagnosis for life-threatening condition with the goal of accelerating their development and review। यानी वो बार बार ऐसे डिवाइसेस के ऊपर फोकस करता रहता है जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें कुछ आगे बढ़ने के चांसेस है, तो उसके अंदर में डिवाइसेस के अंदर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या फिर हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, उसके बारे में एफडीए वहां के एजेंसीज को बताता है। ब्रेकथ्रू डिवाइसेस मस्ट मीट द एफडीए रिगरस स्टैंडर्ड, ये कुछ स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड फिक्स करता रहता है एफडीए, जिसको फुलफिल करना होता है वहां की एजेंसीज को, वो डिवाइस सेफ्टी के लिए और इफेक्टिवनेस इन ऑर्डर टू बी ऑथराइज्ड फॉर द मार्केटिंग। नेक्स्ट अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, अकॉर्डिंग टू मस्क द एक्सपेरिमेंटल डिवाइस ब्लाइंड साइट, जो अभी इन्होंने डिवाइस बनाया है उसका नाम दिया है इन्होंने ब्लाइंड साइट, यानी जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी साइट यानी देख सकते हैं और उसको न्यूरल लिंक से यानी ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट करके वो हम किसी भी प्रोडक्ट को, आपके सामने जो भी चीज है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी उसको कनेक्ट किया जाएगा फ्यूचर में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बता देगा कि ब्रेन में सिर्फ कि आपके सामने क्या बॉडी है, आपके कितना डिस्टेंस है, वो बॉडी का कलर क्या है, वो बॉडी किस तरीके से दिखती है, वो बॉडी का साइज क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस न्यूरल लिंक की ब्लाइंड साइट जो डिवाइस है उससे मिल सकता है। विल इनेबल इवन दोज who have lost both eyes and their optic nerve to see। Neuralink device has a chip that process and transmit neural signals that could be transmitted to device like a computer or phone। यानी जो भी चीज आप सोच रहे हैं वो किसी ना किसी डिवाइस से उसको कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई फोन हो सकता है या कोई भी मोबाइल डिवाइस। यानी जो भी चीज आज आपने देखा या फिर उस दिन में पूरा दिन देखा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड होती चली जाएगी, ताकि आप फ्यूचर में, जैसे आप अब सपोज कीजिए अगर आप कोई चीज देखते हैं और फ्यूचर में उसको जब याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक इमेज बन जाती है। वो इमेज बनाने के लिए हमें उस डेटा को जो आज हमने देखा है या फिर उन ब्लाइंड लोगों ने देखा है, उस डेटा को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा।
तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस होंगे फ्यूचर में, जो अगर हम कोई इंफॉर्मेशन एक साल बाद सोचना चाहते हैं तो वो हमारे अंदर में, ब्रेन के अंदर में एक इमेज बना दे, और वो जो इमेज है वो हम एक कंप्यूटर के थ्रू देख भी सकते हैं थ्रू द ब्लाइंड साइट मशीन। So what is the difference between the accelerated approval and the breakthrough designation? दो तरह के डेजिग्नेशन और दो तरह की चीजें होती हैं यूएसए के अंदर में स्पेशली। एक होता है एक्सेलरेटेड अप्रूवल। एक्सेलरेटेड अप्रूवल जनरली मेडिकल डिवाइसेस के लिए किए जाते हैं। अलाउ फॉर द क्विकर एफडीए मेडिकल अप्रूवल, यानी डेफिनेटली अगर उनको बहुत ज्यादा नीड महसूस होती है कि हमें ये डिवाइस को बहुत जल्दी से जल्दी मार्केट में लाना चाहिए, तो उस तरह में जो एफडीए होता है उसके अंदर में एक अप्रूवल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड अप्रूवल सिस्टम। इसके अंदर में जो भी हमारे नए ड्रग्स या बायोलॉजिक्स बने हैं उसके लिए ये अप्रूवल दिया जाता है। वहीं पे हमारी जो that threat serious conditions and demonstrate an effect on the surrogate endpoint. The approach is used when there is not enough time to wait for clinical trials or show overall surveillance survival benefit. Definitely अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, कोविड 19 कोरोना जब हुआ उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी वैक्सीन आई थी जिसको बहुत ही फास्ट अप्रूवल मिल गया। अगर अप्रूवल के नॉर्मल टाइम पीरियड को देखें तो कंपनीज को लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन अगर हम उस 8 साल तक रुकते तो डेफिनेटली डेथ का रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इस वजह से हमने फास्ट अप्रूवल किया। बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इस तरीके से फास्ट अप्रूवल लेके अपनी मेडिसिन और वैक्सीन को मार्केट में लाया था। इन कंपैरिजन ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन, जो ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन है उसका क्या मतलब है, ये अप्रूवल, ये भी एक अप्रूवल ही है, बट ये अप्रूवल जो ग्रांट किया जाता है वो स्पेशली डिवाइसेस के लिए ग्रांट किया जाता है। यानी अगर आपको कोई नया ड्रग या बायोलॉजिक्स यानी कोई पुराने ड्रग की कॉपी बनानी है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए फास्ट, तो एक्सेलरेटेड अप्रूवल मैकेनिज्म है। और वहीं पे अगर कोई डिवाइस आपको मार्केट में लेकर आना है उसके लिए अप्रूवल चाहिए तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन, to provide more effective treatment or diagnosis of life-threatening or irreversibly debilitating disease or conditions. The major difference between the breakthrough device designation and the accelerated is the breakthrough device designation focus on the medical devices. वहीं पे जो accelerated है वो फोकस करता है ड्रग और बायोलॉजिक्स के ऊपर। Both are the important processes for getting new treatment to patients faster but have different sets of criteria and requirement. डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट और क्राइटेरियाज हैं। अगर वो कंपनी उसको फुलफिल करती है तो उसको बहुत ही फास्ट अप्रूवल भी मिल सकता है, चाहे वो डिवाइस से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे कोई ड्रग से रिलेटेड हो। ये जो हमारा ब्रेक थ्रू डिवाइस प्रोग्राम है उससे हमारे क्या बेनिफिट होंगे। द ब्रेक थ्रू डिवाइस प्रोग्राम ऑफर मैन्युफैक्चरर एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एफडी एक्सपर्ट थ्रू सेवरल डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑप्शंस to efficiently address topics as they arise during the pre-market review surface। यानी कोई भी चीज मार्केट में लाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या उसका प्राइस होगा, क्या उसका साइज होगा, क्या उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। ये सारी कंडीशंस को पहले से मीटिंग करके ये जो हमारा एफडीए है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ मीटिंग करता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उस चीज को एफडीए के थ्रू ये बनवा दिया जाता है। दिस इंटरैक्शन कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको हेल्प करता है रिसीव फीडबैक फ्रॉम द एफडीए। इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट सर्वे, यानी मार्केट सर्वे एफडीए के थ्रू करवाया जाता है, ना कि डायरेक्टली मार्केट में जाके। यानी आप पहले कंपनी है और पहले आप एफडीए के पास जाएंगे कि हम ऐसे ऐसे डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो एफडीए बताएगा कि हम एक सर्वे करेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे कि उसकी रियलिटी में किस तरह से रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को एफडीए फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को बताएगा और फिर वो पर्टिकुलर कंपनी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट करेगी। एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एग्रीमेंट इन अ टाइमली वे। मैन्युफैक्चरर कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट प्रायोरिटाइज रिव्यू ऑफ देयर सबमिशंस। डेफिनेटली अगर ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस होती है एफडीए को कि हमें ये जो डिवाइस या ड्रग है बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी से मार्केट में लेकर आना है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस केसेस में उन पर्टिकुलर चीजों को प्रायोरिटाइज भी किया जा सकता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचे और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो। अब बात करते हैं न्यूरल लिंक के बारे में। ये न्यूरल लिंक क्या चीज है?
न्यूरालिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी ब्रेन और कंप्यूटर को लिंक करने वाला एक सिस्टम है, जिसके अंदर हमने एक नॉर्मल चिप यूज करी है, बट इसको इस तरह अभी थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज किया है। दैट बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प पीपल विद पैरालाइज्ड कम्युनिकेशन एंड मूव अगेन। यानी किसी भी तरीके से कोई पैरालाइज लोग हैं जो जिसके हाथ या पैर या कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है, और वो ऑर्गन अगर हम आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाते हैं तो आर्टिफिशियल ऑर्गन भी हमारे ब्रेन से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ब्रेन से अगर हम उसको कनेक्ट कर दें तो जैसे ही अगर आप सोचेंगे, सपोज कीजिए कोई पर्सन ठीक से नहीं चल सकता या फिर उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, उनके लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में इस मशीन को, इस न्यूरालिंक की एक ये मशीन जो है, इसको उस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाएगा, उस लिम्ब से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जैसे जैसे आप सोचते रहेंगे, लेफ्ट सोचेंगे तो वो मशीन आपको लेफ्ट चलाएगी, अगर आप राइट सोचेंगे तो वो मशीन आपको राइट चलाएगी। तो जो पैरालाइज लोग हैं, पैरालाइज जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक ये वरदान की तरह साबित होगा। इट इज अ सर्जिकली इम्प्लांटेड चिप, सर्जिकली इसको इम्प्लांट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दरपा के बारे में बताया था, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएस की एजेंसी है, जो कि डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उसने एक हेलमेट बनाया था, बट उस हेलमेट को डायरेक्टली ब्रेन के अंदर में इम्प्लांट नहीं किया गया था। लेकिन जो रिसेंटली इन्होंने ये डेवलप किया है, उसको हमें ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा, जिसके अंदर में 64 थ्रेड सिस्टम है। थ्रेड सिस्टम का मतलब होता है ये वायर सिस्टम्स होते हैं, और वायर्स यानी 64 डिफरेंट टाइप की वायर्स को यूज किया गया है ताकि हम मैसेज को अलग अलग तरीके से भेज सके। विद 1024 इलेक्ट्रोड्स आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दो जंक्शन पॉइंट्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यानी एक ऐसी चिप, एक छोटी सी ऐसी चिप होगी जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे यानी नैनो मीटर के साइज पे होगी, उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जब हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो इसी इलेक्ट्रोड के थ्रू कराएंगे। यानी जो हमारे 64 थ्रेड्स है यानी वायर्स है, उसके अंदर में हमने 1024 सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को यूज किया है। यानी इन्हीं इलेक्ट्रोड्स से हमने एक वायर बनाई है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स की नंबर्स हैं अभी स्टार्टिंग में बहुत कम रखे गए हैं, धीरे धीरे इनको ट्रिलियंस या बिलियंस में कर दिया जाएगा, जिस वजह से हमारा जो इंफॉर्मेशन है, बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन हम अपने ऑर्गन तक या फिर अपनी आइज तक पहुंचा पाएंगे। विच आर वोवन इनटू द ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स। द ब्रेन के अंदर में एक कोर्टेक्स पार्ट होता है जो हमें सोचता है, और जो सोचने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन से कनेक्ट करता है। तो उस कोर्टेक्स में मेनली इस चीज को इम्प्लांट किया जा रहा है। द इलेक्ट्रोड रीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी हमारी जो चिप है, डेफिनेटली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। यानी जो हमारे जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, और केमिकल आप जानते हैं हमारे घर में एक बैटरी होती है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल के अंदर चेंजेस होते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। यानी हमारे अंदर जब ब्रेन में एक मैसेज भेजा जाएगा कि हम ये जो सामने चीज है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको होल्ड करना है, वो जो मैसेज एक केमिकल की फॉर्म में होगा, उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा इस चिप के थ्रू, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाएगा from the brain and transmit them to an external device which then interpret the signal to perform the actions। बात करते हैं how it work। Neuralink electrode transmit compressed neura और neuron data। यानी न्यूरॉन डेटा का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हैं, वो जो केमिकल जो मैंने बताया था, दो हमारी जो नर्व्स होती है उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्सिस, जहां पे हमारी केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको ये दरअसल रीड कर पाएगा इजीली। न्यूरालिंक इलेक्ट्रोड ट्रांसमिट कंप्रेस्ड न्यूरल डेटा। तो जो न्यूरल में जो डेटा डेवलप हुए हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी डिवाइस में वाया ब्लूटूथ। रिसेंटली अभी इसमें ब्लूटूथ, लेकिन फ्यूचर में इसको इंटरनेट और बहुत सारी चीजों से RFID जो इंटरनेट सर्विसेज हैं और इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। एन एल्गोरिथम देन ट्रांसलेट द डेटा इनटू द कमांड दैट द यूजर कैन यूज टू कंट्रोल डिजिटल डिवाइस। डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर जो होते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करता है, जिसमें से एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को यूज करके आप डिफरेंट टाइप की चीजें बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। वैसे ही हमें एक ऐसी लैंग्वेज भी बनानी पड़ेगी जो समझ सके कि हमारे केमिकल के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उस डिवाइस को भी वो समझा सके कि वो केमिकल चेंजेस क्या कहना
चाहते हैं। किसने इसको फाउंड किया है? डेफिनेटली मैंने अभी बताया आपको, इलॉन मस्क की कंपनी ने। इलॉन मस्क इसमें मेन पर्सन है जो इसको लीड कर रहे हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर फाउंडेड न्यूरालिंक इन 2016। लेकिन रिसेंटली इसको अभी ये टैग भी मिल गया है। न्यूरालिंक डिवाइस कॉल्ड द लिंक। लिंक का मतलब है कनेक्शन, यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड हमारा ये लिंक किया गया है। इज अ कॉइन साइज्ड इम्प्लांट दैट प्लेस्ड इन द स्कल। हमारी स्कल के अंदर में भेजा जाएगा, स्पेशली कॉर्टेक्स पार्ट में ब्रेन के। एंड कंटेन थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड्स। फ्लेक्सिबल थ्रेड्स का मतलब है कि ये जो वायर्स हैं हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रख सकते, इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रख सकते, क्योंकि रिजिड अगर होगा तो हमारे ब्रेन में डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स है वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। और अगर हम कोई हार्ड सब्सटेंसेस के अंदर में डालेंगे डेफिनेटली उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा गया है। द इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, यानी ब्रेन जो सोच रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड द डिवाइस यूज्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू सेंड सिग्नल बैक टू द ब्रेन। यानी जब वो काम हो जाएगा या जब वो काम हो रहा है उस टाइम पे आपके ब्रेन को भी मैसेज सेंड करता रहेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं तो आपके ब्रेन को भी एक मैसेज पहुंचता है, यस दैट आई हैव होल्ड दिस और आई एम होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैसेज है वापस से ब्रेन को भी पहुंचना चाहिए, ताकि आप अब फोर्स लगाना उस पर और फर्दर बंद कर दें। गोल क्या है? न्यूरालिंक लॉन्ग टर्म गोल इज टू क्रिएट अ ह्यूमन एआई सिम्बायोसिस। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इससे लिंक किया जाएगा। और फ्यूचर में कुछ ऐसी चिप्स और भी आएंगी इलॉन मस्क के द्वारा और दूसरी कंपनीज के द्वारा, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। Elon Musk, the company founder, has said Neuralink technology could help people communication with computer, order food with their thought and search the internet। यानी जो भी आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं, सिर्फ सोचने भर से आप सर्च करने लग जाएंगे। सिर्फ सोचने भर से आप अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ सोचने भर से आप अपनी मूवी देख सकते हैं, आप सिर्फ सोचने भर से। यानी एक ब्लाइंड पर्सन एक मूवी देख सकता है सिर्फ सोचने भर से, क्योंकि जो भी चीज आप सोच रहे हैं अल्टीमेटली वो केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में ही आपकी ब्रेन में स्टोर हो रही है। तो जो केमिकल रिएक्शंस मूवी देखने पे जनरली जनरेट होते हैं, वही केमिकल रिएक्शंस हमारी जो बॉडी, जो हमारी ब्रेन में जो चिप लगाई जा रही है उसके थ्रू हम ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इस तरह का कोई डिवाइस इसमें लगाया जाएगा जिसमें प्रॉपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स के बहुत सारे ग्रुप को, जैसे इसमें बताया गया 1024 के आसपास जो हमारे इलेक्ट्रोड्स लगेंगे और हमारे 64 के आसपास में जो हमारी जो थ्रेड्स लगेंगे उन सबको ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद इस तरह की जो आपका आज की जो चिप है उसको और ज्यादा छोटा कर दिया गया है। फ्यूचर में हो सकता है इस चिप को थोड़ा और छोटा कर दिया जाए। पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो जो ऐसे डिवाइस लगाए जाते थे उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी वायर भी यूज की जाती थी। आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉपरली अंदर की तरफ इंप्लांट किया जाएगा, यानी ब्रेन के अंदर में इसको इंप्लांट किया जाएगा और फिर आपको छोटे से छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस चिप को, और आपकी बॉडी के अंदर में, स्कल के अंदर में इसको डाल दिया जाएगा। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस। Breakthrough designation allow for expedited interaction with the FDA during products development. This enable quicker approval. Definitely जब आप इस तरह की जो एडवांटेज इसका क्या है डेजिग्नेशन का, कि इस तरह की जो चीजें हैं अब फ्यूचर में और भी ज्यादा आएंगी, तो एफडीए को इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो एफडीए ने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है कि इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत जल्दी से अप्रूवल मिल जाए, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं और जो पैरालाइज्ड लोग हैं उनको काफी हेल्प मिल पाए। विद द एफडीए क्लोज इन्वॉल्वमेंट, न्यूरालिंक में रिसीव वैल्यूएबल गाइडेंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, इंप्रूविंग द एफिकेसी एंड द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर एफडीएस में इंक्लूड नहीं होगा, एक गवर्नमेंट की एजेंसी को इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अगर एफडीएस में इंक्लूड नहीं होता तो हो सकता है कि ये जो कंपनीज हैं इसको किसी तरीके से नेगेटिवली यूज कर ले। डेफिनेटली एफडीए का होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्टोरिंग ऑफ विजन फॉर दोज विद सीवियर ब्लाइंडनेस। द blind sight implant aims to help individual who have lost their eyes और हैव डैमेज्ड ऑप्टिकल नर्व्स। यानी अगर आपकी ऑप्टिकल नर्व्स भी अगर डैमेज हो गई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसको यानी दिखा जा सकता है।
If successful, this would be a groundbreaking solution for those currently irreversibly blind. जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक बड़ा वरदान भी हो सकता है. Must claim that the device could allow user to see despite the absence of both the eyes and optical nerves, underscores the innovative neural approach of directly stimulating the brain visual cortex. यानी जो ब्रेन का जो एक पार्ट है जो हमें देखने में मदद करता है, उसके साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट करके, डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके किसी भी चीज को ब्लाइंड लोग भी देख सकते हैं. पोटेंशियल एडवांसमेंट इन ब्रेन मशीन इंटरफेस की अगर हम बात करें, बीएमआई की अगर हम बात करें, द सक्सेस ऑफ ब्लाइंड साइट कुड बोल्स्टर द फील्ड ऑफ बीएमआई, मेकिंग द टेक्नोलॉजी मोर वर्सेटाइल. डेफिनेटली जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, वर्सेटाइलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, नई नई चीजें मार्केट में आएंगी, और वो अगर एफडीए का अप्रूवल उसको मिलता रहे तो ये चीजें एक आम जनता तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकती है. A functional brain implant that help blind individual could increase public and scientific interest, potentially attracting more investment and talent to the BMI space. ये तो एक शुरुआत है. ये शुरुआत होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में और भी लोगों को बूस्ट अप मिले और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और जो हमारे इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, जो ब्लाइंड हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, उनके लिए नई से नई टेक्नोलॉजीज भी फ्यूचर में आ सकती हैं. एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दी ब्लाइंड. डेफिनेटली जो ब्लाइंड लोग हैं वो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं. वो पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई को ठीक से यूज कहां किया जाए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. आज वो ठीक से पढ़ाई भी कर पाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी कर पाएंगे, वो कुछ काम भी कर पाएंगे, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे और वो अपना भी डेवलपमेंट साथ में कर सकते हैं. If a device proves effective, it could drastically improve the quality of life for individual with severe visual impairment. This could open up new opportunities. Definitely खुल जाएंगी एजुकेशन फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कंपनीज और ज्यादा इस तरह की चीजों को बनाएगी, एंड डेली एक्टिविटीज जो भी ये करते हैं उसमें काफी ज्यादा फायदा होगा. उनका जो सोसाइटल है इंक्लूजन बढ़ जाएगा. जनरली देखा जाता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं या फिर पैरालाइज लोग हैं उनको सोसाइटी से थोड़ा सा अलग कर दिया जाएगा, तो ये जो डिस्पैरिटीज होती हैं, ये जो पार्शियलिटीज होती हैं, वो पार्शियलिटीज भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन हो पाएगा. यूजर में रीगेन इंडिपेंडेंस एज द इम्प्लांट कुड हेल्प देम नेविगेट एनवायरमेंट, रिकॉग्नाइज फेसेस एंड द एक्सपीरियंस विजुअल स्टिमुलाई. यानी वो फेसेस को देख पाएंगे, वो एनवायरमेंट को ठीक से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जो एक्शंस हमारे जो नॉर्मल आदमी हैं करते हैं वैसा ही ये लोग पैरालाइज्ड और ब्लाइंड लोग भी कर पाएंगे. इंक्रीज पब्लिक एंड रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली पब्लिक में कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा. ब्रेक थ्रू डेजिग्नेटेड डेमोन्स्ट्रेट रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस इन द पोटेंशियल ऑफ न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी. दिस कुड इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट इन द ब्रेन इम्प्लांट. अगर ये टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती है और किसी को अगर फायदा होता है, डेफिनेटली एक बूस्टअप भी मिलेगा, मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अगर हम लाते हैं मार्केट में तो हमें कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा. पॉसिबल कमर्शियलाइजेशन एंड स्केलिंग. डेफिनेटली इसमें कमर्शियलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा अगर इसका सक्सेसफुल ये अगर हो जाता है. विद ए प्रोमिसिंग प्रोडक्ट लाइक ब्लाइंड साइट, Neuralink may be able to commercialize its technology sooner. This could lead to a broader application of the implant and economies of scale, making neural implant more affordable and widely accessible in the future. Definitely अभी इसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सभी लोग इस पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी इसका जो प्राइस है उसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है और एक आम जनता, एक आम सिटीजन भी इसको यूज कर पाएगा. Success with this product could lead to the further FDA approval for other Neuralink devices. Elon Musk का कहना है कि वो इस तरह के और भी डिवाइसेस फ्यूचर में लेकर आएंगे जिसपे सिर्फ ब्लाइंड लोग नहीं, वो सभी लोग जो भी किसी डिजीज से जो चल नहीं पाते या फिर जिनके बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको इस चिप के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है, या फिर उस प्रॉब्लम को तो पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके लिए, आपके सामने कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा अगर हम इस तरह के डिवाइसेस को यूज करते हैं. तो एक्सेलरेटिंग इनोवेशन इन अदर फील्ड सच एज दी न्यूरो हैबिलिटेशंस के अंदर में जो मेमोरी एनहांसमेंट है, मेंटल हेल्थ है,
ट्रीटमेंट है वो भी फ्यूचर में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, उन की स्टेबिलिटी की वजह से उनको कोई जॉब नहीं देता, वो काम नहीं कर सकते। तो जो मेंटली अनस्टेबल लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। जो मेमोरी एनहांसमेंट है, कुछ लोग का ब्रेन सही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, बहुत जल्दी मेमोरी उनकी लूज हो जाती है। ऐसे टाइम पे उस लिंक को यानी कनेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी चीज आप पूरी लाइफ में करेंगे वो हमेशा के लिए आपकी बॉडी के अंदर में, उस चिप के अंदर में स्टोर रहेगी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, डेफिनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी जब आती है तो चैलेंजेस भी बहुत सारे सारे सामने आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज हमारे सामने आएगा वो है टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर में न्यूरो और या फिर बोल सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे हमें जाना पड़ेगा या फिर पीको टेक्नोलॉजी के बेस पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज उसके अंदर में बहुत सारा टेक्निकल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इतने छोटे डिवाइसेस को बनाने के लिए छोटी मशीन जो ऐसे डिवाइसेस बना पाए वो भी पहले हमें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है स्टिमुलेटिंग द विजुअल कॉर्टेक्स टू क्रिएट फंक्शनल विजन विदाउट द आई और ऑप्टिकल नर्व इज हाईली कॉम्प्लेक्स। यानी अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉपर किस तरीके से विजन होगा, क्या जो हम सामने हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो ये ठीक से प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वैसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती है। हो सकता है कि वो देखते देखते चिप के अंदर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि सडनली आप का जो विजन है वो खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड है सेफ्टी रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इसको ब्रेन में इम्प्लांट कर रहे हैं, तो हो सकता है टिश्यू डैमेज हो जाए या फिर किसी और तरह का जो न्यूरॉन्स अभी तक काम कर रहे हैं वो भी न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे। अनसर्टेन एफिकेसी है, यानी उसकी श्योरिटी नहीं है कि ये काम करेगा ही या नहीं करेगा। डेफिनेटली जो न्यूरालिंक और ये ब्लाइंड साइट इलॉन मस्क की कंपनी ने बनाया है ये तो अभी तक काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में बनने वाले ऐसे डिवाइसेस हमेशा के लिए काम करते रहेंगे या फिर पूरी एफिकेसी के साथ काम करेंगे, इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है, अनक्लियर है और अर्ली वर्जन्स हैं। अब डेफिनेटली जो अर्ली वर्जन्स होंगे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस है। दूसरा है एथिकल कंसर्न, इसमें बहुत ज्यादा है। क्या ये चीजें जो हम बना रहे हैं डेफिनेटली ये एक नेचर के अगेंस्ट एक हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, यानी ये हो सकता है कि ये नेगेटिव इंपैक्ट कर दे उस ह्यूमन के ऊपर या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट करे, तो ये क्या एथिकली ठीक होगा कि हम उसको अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जानबूझ के उससे यानी काम करवा रहे हैं। यानी अगर वो पैरालाइज है तो फिर भी वो काम कर पा रहा है, यानी डिवाइस के थ्रू अगर वो काम कर रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर में उसके साथ मोरली वो डिस्टर्ब हो जाए, वो ब्रेन उसका नहीं चाहता कि वो काम करे या फिर वो फिजिकली वो नहीं चाहता कि वो काम करे, वो ऑर्गन पर्टिकुलर उसको अलाउ नहीं कर रहा काम करने के लिए, फिर भी वो काम करता जा रहा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ डिवाइसेस। क्या ये मोरली सही है? इशू अराउंड प्रिवेसी, ऐसा भी हो सकता है कि उसको कंट्रोल कोई, क्योंकि चिप के थ्रू कंट्रोल होगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन उसके डिवाइस को कंट्रोल कर ले, किसी के ब्रेन को हैक किया जा सकता है। हो सकता है किसी बड़े पर्सन के अंदर में जो कुछ काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है उसके ब्रेन को चैलेंज कर दिया जाए, उसके ब्रेन को हैक कर लिया जाए और उससे कुछ ऐसे काम करा लिए जाए जो वो रियलिटी में नहीं चाहता। उदाहरण के तौर पे अगर नासा कोई मशीन डेवलप करते हैं, उनके साइंटिस्ट कोई मशीन डेवलप करते हैं या फिर कोई डॉक्टर है या फिर कोई साइंटिस्ट है, उनके ब्रेन को इस तरह से डेवलप कर दिया जाए कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में यूज करने लग जाए या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में यूज करने लग जाए, तो ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। प्राइवेसी के बहुत सारे कंसर्न है। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा तो उसको हैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक्सेसिबिलिटी जो है हमारी टेक्नोलॉजी की रेज एथिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, इसके अंदर हमें देखनी पड़ेगी क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अभी जो हमने इम्प्लांट किया है ह्यूमन के अंदर में वो तो सक्सेसफुल हुआ, क्या ये फ्यूचर में भी ऐसे सक्सेसफुल होता रहेगा? क्या ये पर्सन एक बार इम्प्लांट करने के बाद उसको फ्यूचर में कभी दोबारा ये चिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। क्लिनिकल ट्रायल्स, हमें मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे,
अदरवाइज हो सकता है कम क्लिनिकल ट्रायल करने की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने निकल के आए जिसके लिए हम तैयार भी नहीं है। यूजर एडेप्टेशन, डेफिनेटली जो यूजर है वो इस चीज के लिए एडेप्टेड नहीं है। बचपन से अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है वो इस चीज के लिए एडेप्टेड ही नहीं है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो बॉडी है वो उस तरीके से एडेप्ट हो चुकी है कि वो देख नहीं सकता। लेकिन अचानक से अगर उसको हम दिखाने लग जाए या फिर उस अचानक से उसके ब्रेन को कंट्रोल करने लग जाए, डेफिनेटली हो सकता है उसकी बॉडी वो चीज को एक्सेप्ट ना करे। ऐसा ही इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक मेंस का क्वेश्चन तैयार किया है। डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट एंड एथिकल चैलेंजेस ऑफ यूजिंग ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी सच एज न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट implant in restoring vision for individual with the severe blindness. Evaluate the implication of such technological advancement for the future of healthcare and society. इस क्वेश्चन को हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड डिजाइन किया है। एक बार इस क्वेश्चन को अपने घर पे 250 वर्ड्स में एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखिएगा।